हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था उसकी एक सीरीज चल रही थी। इसमें 200 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और सारे क्वेश्चन जो है वो सभी डिटेल से कराए जाएंगे। उसमें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो है, उसमें ये पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उससे पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। अब दोस्तों बात आती है कि महाभियोग, ये जो महाभियोग है दोस्तों वो आर्टिकल 61 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो दोस्तों कुछ शर्तें होती हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कि किन शर्तों पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं उसमें 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है उसमें जो प्रस्ताव होता है उसे 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ता है। कितने से? 2/3 बहुमत से पारित होता है। और दोस्तों इसमें जो राष्ट्रपति की महाभियोग की बात आती है, अब इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो भाग नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों संसद के दोनों सदस्य तो भाग ले सकते हैं, लेकिन संसद के जो दोनों सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। कौन? जो 12 सदस्य और 2 सदस्य, जो 2 लोकसभा 12 राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह राष्ट्रपति के महाभियोग में, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वह भाग नहीं ले सकते। कौन से? जो 14 सदस्य, दो लोकसभा और 12 राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तब भाग लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं। कौन कौन? तो दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित राज्य जो हैं उनके जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन वह किसमें? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसमें भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब बात आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब दोस्तों बात राष्ट्रपति के निर्वाचन की आती है, तो किस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति पर निर्वाचन होता है। तो जो राष्ट्रपति है वो एकल संक्रमणी मत के अर्थ पर, किस पर? एकल संक्रमणी मत के अर्थ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का इसमें शब्द किया गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब इसका ये है कि दोस्तों जो विधायक होते हैं, जो एमएलएज होते हैं और एमपीज होते हैं, उनका वोट बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसका रेशियो बनाया गया कि एक विधायक का वोट किसके बराबर होगा और एक सांसद का वोट किसके बराबर होगा। आगे समझे, जैसे एक विधायक का जो मत होता है वो राज्य की जो कुल संख्या होती है, जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या से किसके डिवाइड करते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। जो राज्य की विधानसभा में जितने भी एमएलए चुन के गए हैं उनका भाग राज्य के कुल जनसंख्या से देते हैं तब, और इंटू 1/1000 1/1000 से भाग देते हैं। मतलब समझो इसका क्या कह रहा है कि जो टोटल पॉपुलेशन है अपॉन जो निर्वाचित की गई है, ठीक है, इलेक्टेड एमएलए इंटू 1/1000, तब एक विधायक का, एक एमएलए का वोट बनता है। आगे समझ में। अब बात आती है कि सांसद की। तो सांसद का कैसे होता है? तो जो सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत होता है, जो टोटल इलेक्टेड एमएलए होते हैं, जो टोटल इलेक्टेड एमएलए होते हैं, और संसद के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, जो संसद में कितने टोटल एमपी जो निर्वाचित होते हैं, टोटल एमपी से भाग दे दिया जाता है, तब एक सांसद का वोट बनता है, एक एमपी का वोट बनता है।
आ गया समझ में कि नहीं आया दोस्तों? तो इस एकल संक्रमणी प्रक्रिया के तहत, एकल संक्रमण मत के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब दोस्तों राष्ट्रपति की जब बात आती है तो आपको मैं डिटेल में बता ही दूँ राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो शब्द रखा गया कि भारत के राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 52 में डिफाइन किया गया है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। मतलब इसका क्या है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसमें क्या क्या अर्हताएँ होती हैं, कि इसकी कौन कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए। मतलब वो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थान प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। मतलब इसका क्या है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो। लेकिन अब इसमें ये बात नहीं है कि जो राष्ट्रपति होता है, प्रेजेंट राष्ट्रपति है, जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, या संघ और राज्य का मंत्री है, तो यदि वो मंत्री इस लाभ पर है तो ये लाभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये लाभ के पद पर नहीं माना जाता, तो ये इसके तहत अयोग्य नहीं ठहरा जाएगा, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए। और दोस्तों जो राष्ट्रपति का ये क्या हो गया, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, और राष्ट्रपति की जो मतलब कि शक्ति होती है, संघ की कार्यपालक शक्ति 53 में रखी। राष्ट्रपति को चुनाव मैंने बता दिया 54 में रखा गया है। जो राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका होता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव कराना चाहिए, वो आर्टिकल 55 में रखा जाता है। आर्टिकल 55 में क्या चुनाव का तरीका रखा जाता है। और अगर राष्ट्रपति का किसी भी की तरह देहांत हो जाता है, पद त्याग हो जाता है महाभियोग की तरीके से, तो पुनर्चुनाव के लिए 57 में, मतलब कि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव करवाता है। अगर वही राष्ट्रपति दोबारा चुनने के लिए होता है तो 57 में। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट जो है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो ली जाती है, राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत। किसके तहत? राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। तो निर्वाचन किस पे होता है? 54 पर। सॉरी, चुनाव किस पे होता है? 54 पर। शपथ किस पे लेता है? 60 पर। महाभियोग किस पे लगाया जाता है? 61 पर। आ गया दोस्तों समझ में? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में राष्ट्रपति के पर राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था। भारत की राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ किस संविधान से ली गई हैं? तो दोस्तों भारत की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के, किसके? जर्मनी से ली गई हैं। और जो जर्मनी की संसद है उसको क्या नाम दिया गया है? बुंडसटैग। क्या नाम दिया गया है? बुंडसटैग नाम दिया गया है। किसको? जर्मनी की जो संसद है उसको बुंडसटैग नाम दिया गया है। उसी से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो आपको डिटेल से राष्ट्रपति की जो आपातकाल शक्तियां थी, आर्टिकल 52, आर्टिकल 56, आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360, मतलब आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास हैं वह मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी डिटेल से समझाया है। यदि आपको राष्ट्रपति आपातकाल शक्तियां पूरी डिटेल से जानना है तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने बार संशोधित की गई है? जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो कितने बार संशोधित की गई है? तो जो राष्ट्रपति भारत की जो प्रस्तावना है उसको सिर्फ एक बार, कितने बार? एक बार संशोधित किया गया है। दोस्तों जो संविधान संशोधन 42 1976 कब? जो संविधान संशोधन 42वां था हुआ था 1976 में। ठीक है, जिसे लघु संवैधानिक संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उसमें प्रस्तावनाओं को संशोधित किया गया था। और क्या संशोधित किया गया था? उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द। कौन कौन से वो शब्द थे? तो समाजवादी, कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता, कौन सा? अखंडता। 3 शब्द कौन कौन से थे दोस्तों? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारी प्रस्तावनाओं में जोड़े गए थे। अब बात यह आती है दोस्तों किसकी? प्रस्तावना की।
तो प्रस्तावना है क्या? तो क्या बात आती है? प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना तो ये तो समझ में आ गया कि एक ही बार संशोधित होगी। अब आपको मैं एक बार प्रस्तावना बता रहा हूँ, प्रस्तावना क्या है, आप लोग शायद नहीं पढ़ी हो तो एक बार जान लो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 24 नवंबर 1961 द्वारा संविधान अंकित मतलब कि आज समर्पित करते हैं। इस तरीके से भारत की जो भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, वह लिखी गई थी। अब दोस्तों उसमें क्या किया गया था, जब भारत की जो भारत की प्रस्तावना है वो जब लिखी गई थी उसमें फ्रांसीसी क्रांति का बहुत इफेक्ट रहा। कैसे? जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 और 1799 के बीच में चली थी। तब 89 और 99 के बीच में चली थी। उसमें दोस्तों इससे 3 शब्द लिए गए थे, एक स्वतंत्रता, दूसरा समता और तीसरा बंधुत्व। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। 3 शब्द लिए गए थे। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विधानसभा में कोई धर्म विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो विधानसभा में कोई धर्म विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति से। किसकी अनुमति से? तो राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। किसी भी विधेयक को धर्म विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो जो कोई भी विधेयक हो उसका अंतिम निर्णय कि ये धर्म विधेयक है उसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष लेता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक जो दल हैं उनको मान्यता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति होती है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो 50 विपक्षी दलों की अनुमति होती है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक में दी गई है। किसमें दी गई है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में दी गई है। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा अभी संविधान से रिलेटेड, उसमें 12 से 35 जो मौलिक अधिकार है उनको पूरा डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगा। आपको नेक्स्ट डे में ये वीडियो मिल जाएगा। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड पूरी फुल डिटेल से कराया जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोगों को ये मस्ट है कि अगला वीडियो जरूर देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो होती है उसका प्रधान जो होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में किसका मत निर्णायक होता है? तो लोकसभा में जब मत किए जाते हैं, यदि दोनों पक्ष और विपक्ष में अगर मत में बराबरी हो जाती है तो जो निर्णायक मत होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का, यदि दोनों पक्षों में बराबरी होती है। जिस पक्ष को लोकसभा अध्यक्ष का मत जाएगा वही विजय प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा। जैसे देश के निम्न सदन को, संसद के निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। ऐसे ही इसमें विधान परिषद तो विधानसभा होती है। तो राज्य में जो निम्न सदन होता है वो विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में धर्म विधेयक परिभाषित किया गया है? जो धर्म विधेयक है वो आर्टिकल 110 में, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया इसलिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार जरूर नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि आप जान नहीं सकते, इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा बार इसको रिपीटेड किया गया क्वेश्चन को। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7। जो लोक सेवा, ये वित्तीय समिति है संविधान की, संसद की, इसमें दो महत्वपूर्ण हैं। एक होती है लोक लेखा समिति और दूसरी होती है कौन सी? प्राक्कलन समिति। कौन कौन सी? एक होती है लोक लेखा समिति और दूसरी होती है प्राक्कलन समिति। तो दोस्तों लोक लेखा समिति होती है उसमें 7 सदस्य होते हैं। किसके? राज्यसभा के।
और 15 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के। किसके? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। टोटल मिलकर जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। और दोस्तों क्या होता है कि इसमें हमेशा जो अध्यक्ष बनता है उसका चुनाव कौन करता है? ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करता है। और होता कौन है लोकसभा अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष? जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का कोई नेता। कौन सा? विपक्षी दल का कोई नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, जैसे वर्तमान में अभी अभिरंजन चौधरी जी हैं। और दोस्तों जो अब आती है बात प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन जो समिति होती है उसको क्या किया गया था कि 1950 में, कब? 1950 में ये आया था प्राक्कलन समिति। और दोस्तों जो प्राक्कलन समिति है जब ये बनी थी तब उसमें कितने मेंबर थे? 25। कितने मेंबर थे? 25। और वर्तमान में कितने मेंबर हैं? वर्तमान में 30 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 30। और ये जो लोक लेखा समिति है ये जॉन मथाई, ये पूछ लिया जाता है कि प्राक्कलन समिति जो है वो किसकी अनुशंसा पर बनाई गई थी? जो प्राक्कलन समिति है वो जॉन मथाई, किसकी अनुशंसा पर बनाई गई थी? तो ये जॉन मथाई की अनुशंसा पर बनाई गई थी। किसकी? जॉन मथाई की। और दोस्तों पहले कितने सदस्य थे? 25। वर्तमान में कितने हैं? 30। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि जो प्राक्कलन समिति होती है 30 सदस्य होते हैं। किस सदन के होते हैं? तो जैसे प्राक्कलन समिति में 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं, ऐसी जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें जो 30 सदस्य होते हैं वो 300 सदस्य किसके होते हैं? ये 300 सदस्य प्राक्कलन समिति के लोकसभा के, किसके? लोकसभा के 300 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र है उनको यदि कम करना होता है तो वह संसद को ये अधिकार दिए गए हैं। किसको? संसद को ये अधिकार दिए गए हैं कि ये उच्च न्यायालय के अधिकार को कम करें। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक को कितने वाचक होते हैं? तो कानून निर्माण का जो प्रस्ताव विधेयक होता है उसको कितने वाचक होते हैं? उसके 3 वाचक होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये लोकसभा से चुने जाते हैं। कहाँ से? लोकसभा से। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। पहले कितने थे? 25। फिर हो गए कितने? 30। और चुने कहाँ से जाते हैं? 300 लोकसभा से। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है वो न्यायपालिका होती है। कौन सी? न्यायपालिका। मैंने आपको और पिछले वीडियो में आप डिटेल से देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें आर्टिकल 32 के तहत, किसके? आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। आगे समझ में दोस्तों? तो इसके जो संरक्षक होता है वो न्यायपालिका होती है। थैंक यू दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं और डिटेल में आप लोग बता सकूं। यदि दोस्तों आप लोगों को मतलब कि सही से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही से बताइए तो मैं आपको और डिटेल्स इसमें कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।